अध्याय 312 माफी विवाद। अरे आपकी समस्या क्या है? वे लोग उस पर गुस्से से चिल्लाए। बोलते समय उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने की भी कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वे लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि यह कोई अन्य लड़की होती तो वे शायद उनके प्रभावशाली आचरण से डर जाती। हालांकि मेशू स्पष्ट रूप से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। डर के बजाय वो ठंडी हंसी हंसने लगी। मुक्का मारने की सोच रहे हैं? आगे बढ़े और प्रयास करें। हम देखेंगे कि आखिर कौन शर्मिंदा होता है। लड़के इस तरह के उकसावे को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। वे तुरंत मेशू को सबक सिखाने के लिए दौड़ पड़े। वे मेशू पर हमला करने ही वाले थे कि जेन ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। आप लोग वापस जा सकते हैं। आपको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली जेन, उसकी मीठी मीठी बातों को दोबारा उसके प्यार में मत पड़ने दो। वह बहुत चंचल है। अन्य लोगों ने तुरंत ली जेन को सलाह दी। उन्हें डर था कि वह मेशू के लिए अपनी भावनाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं। हालांकि ली जेन ने उपहास किया और मुस्कुराया। वह एक बदचलन औरत है जिसके साथ अनगिनत पुरुषों ने खिलवाड़ किया है। मुझे उससे कोई लेना देना क्यों होगा? उसकी बातों से लोग दंग रह गए। आपने क्या कहा? मेशू कितनी भ्रष्ट महिला है। तुम्हें लगता है कि वह अच्छी है? जब ली जेन ने मेशू पर गंदगी डालना जारी रखा तो उसकी आंखें विजय से चमक उठी। जब वो पुरुषों के साथ सो रही थी, मुझे यकीन है कि आप लोग अभी भी घर पर मिट्टी से खेल रहे होंगे। स्मैक! जैसे ही ली जेन के चेहरे पर अचानक प्रहार हुआ, एक जोरदार तमाचा गूंज उठा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, कुतिया! ये कहते हुए उसने मेशू पर जवाबी हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि मेशू ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। फिर अपने दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए उसने उसके चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। इतने नीच मत बनो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया। मैं उनकी ओर से तुम्हें शिक्षित करूंगा। आपको क्या लगता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं? ली जेन इस बार सचमुच गुस्से में थी। उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और मेशू की ओर लात मारी। अन्य पुरुष छात्र भी होश में आए और मेशू के हाथों को पकड़ने में मदद करने की कोशिश की। हालांकि वे उसके करीब भी नहीं पहुंचे थे कि उसने सहजता से उन्हें जमीन पर गिरा दिया। एक पल में मेशू और ली जेन के अलावा दालान में बाकी सभी लोग फर्श पर कराह रहे थे। ली जेन ने कभी नहीं सोचा था कि मेशू इतनी अच्छी तरह लड़ सकती है। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने फिर से उस पर मुक्का तान दिया। मेशू ने आसानी से उसे किनारे कर दिया और फिर उसकी कलाई पकड़ ली और एक शानदार शोल्डर थ्रो किया। एक पल में उसने उसे जमीन पर पटक दिया। मेशू, छोड़ दो। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत तक चोट डालूंगा। उनके शब्द लगातार अभद्र और आपत्तिजनक होते गए। मेशू भावहीन रहा और उसने अपनी कलाई पर अधिक दबाव डाला। जैसे ही उसकी कलाई की हड्डी टूटी, एक तेज आवाज हुई। अलीह! उसकी चीखें पूरे हॉलवे में गूंज उठी, जिसने कई शिक्षकों को आकर्षित किया। मेशू की होमरूम शिक्षिका आगे बढ़ी और ली जेन को छुड़ाने के लिए अपना हाथ खींच लिया। ली जेन अंततः उसकी पकड़ से मुक्त हो गई। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। शिक्षकों ने घायल छात्रों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और जब वे लड़खड़ाकर दूर जा रहे थे तो कुछ छात्रों ने उन्हें सहारा दिया। होमरूम शिक्षक ने सब कुछ व्यवस्थित किया और फिर मेशू की ओर देखते हुए हौंफने लगा। क्या हुआ? आप पुरुष छात्रों के साथ मारपीट क्यों करने लगे? इसके अलावा उसने अकेले ही 5 लड़कों से मुकाबला किया था, जिनमें से सभी बड़े और मजबूत दिखते थे। शिक्षक, उन्होंने मुझे बदनाम किया और यहाँ तक कि मुझ पर हमला भी करना चाहते थे। मैं सिर्फ आत्मरक्षा में काम कर रहा था। मेशू ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। शिक्षक ने सुना और आह भरी, हताश महसूस किया। क्या गड़बड़ है? ठीक है, आप अभी वापस जा सकते हैं। डॉक्टर उनकी चोटों का इलाज करने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें आपसे माफी मांगने के लिए लाऊंगा। ठीक है। मेशू ने हल्के से सिर हिलाया, फिर मुड़ी और ठंडे भाव के साथ अपनी कक्षा में वापस चली गई। जैसा कि अपेक्षित था, स्कूल खत्म होने के बाद शिक्षक वहां पहुंचे और घायल लड़कों को माफी मांगने के लिए मेशू के सामने लाए। लेकिन जब उन्होंने मेशू को देखा तो उनके भावों से यह स्पष्ट हो गया कि वे उससे निकल जाना चाहते थे। उन्होंने माफी मांगने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। जैसा कि अपेक्षित था, जब उनकी आंखें मेशू से मिलीं तो उन्होंने अपने दांत पीस लिए और जोर से शाप दिया, कुतिया! इस बार हम लापरवाह थे, लेकिन अगली बार हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चुप रहो। शिक्षक क्रोधित हो गया और उसने एक लड़की के सिर के पीछे तमाचा जड़ दिया। हम इस स्कूल में किस तरह के छात्रों का पालन पोषण कर रहे हैं? आपने एक शिक्षक के सामने एक महिला सहपाठी का अपमान किया और यहाँ तक कि कई लोगों के साथ उस पर हमला करने की कोशिश की। क्या आप अभी भी पुरुष हैं? मेरे लिए 10,000 शब्दों की आत्मा आलोचना लिखें। इसे कल सुबह सौंपें या 11 प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें और आप पर एक बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक, उनमें से एक ने तुरंत अपना असंतोष व्यक्त किया और विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन शिक्षक अपना धैर्य खो चुका था और उसने उनसे माफी मांगने की ठान ली थी।
उनके पास अनिच्छापूर्वक मेई शू से आधे अधूरे मन से माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब ली जेन की बारी आई तो वह सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखें अपमान से भर गईं। मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगा। अगर स्कूल मुझे अनुशासित करना चाहता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ली जेन, आप अपनी जगह बेहतर जानते हैं। शिक्षक उस पर और भी अधिक सख्ती से चिल्लाया। हालांकि ली जेन और भी जोर से चिल्लाए, मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वह शुरू से ही एक फूहड़ लड़की है। अध्याय 313 माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। शिक्षक इतना क्रोधित था कि उसने चाहा कि वह उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। हालांकि एक शिक्षक के रूप में उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इसके बजाय उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और रुखाई से कहा, कल तुम्हारे माता पिता स्कूल आएं। यदि यह मामला हल नहीं हुआ तो तुम्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। ली जेन ने गुस्से से आग बबूला होते हुए शिक्षक की दृढ़ पीठ की ओर देखा। उसने मेई शू की ओर भी घूरकर देखा और आक्रोश की भावना के साथ चला गया। लेकिन मेई शू का उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। रुको, वह धीरे धीरे वहां चली गई जहां ली जेन थी और दूसरों की ओर देखा। छोड़ो, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। मेई शू, अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। उनमें से कुछ ने धमकी भरा इशारा किया। वे टकराव के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ाने को तैयार थे। दुर्भाग्य से मेई शू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने भौहें उठाई और तिरस्कार के भाव से उनकी ओर देखा। सिर्फ आप लोग, आप क्या कर सकते हैं? जैसे ही दोनों पक्ष फिर से मारपीट करने वाले थे, ली जेन, जो इस समय चुप थी, आखिरकार बोली, तुम सब बाहर जाओ। लेकिन अब और बकवास नहीं, छोड़ो। ली जेन ने मेई शू को नफरत भरी आंखों से देखा। समूह ने अनिच्छा से ठंडी खर्राटे के साथ कक्षा छोड़ दी और मेई शू को ली जेन का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? ली जेन ने तिरछी नजर से और आंखें घुमाकर उस पर व्यंग्य किया। उसे लगा कि उसे एक सेकंड भी देखने से उसकी आंखें गंदी हो जाएंगी। मेई शू ने बात नहीं की लेकिन अपना फोन अपनी जेब से निकाल लिया। स्क्रीन पर कुछ टैप करने के बाद उसने अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा दिया। उसी समय उसके फोन से बीप के साथ उसकी जेब में ली जेन के फोन की घंटी बज रही थी। ये वास्तव में आप ही हैं? मेई शू ने फोन काट दिया और अपना गुस्सा दबा दिया। तुम्हारे पास कोई मेरे पीछे क्यों आया? ली जेन ने जल्दी से अपना फोन पकड़ने की कोशिश की और मेई शू का सवाल सुनकर अविश्वास के भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता कि वह मैं ही था? मेई शू का धैर्य समाप्त हो गया और उसकी भौहें गहरी सिलवटों में सिकुड़ गईं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैं ही तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने किसी को मेरे पीछे क्यों आने दिया? ली जेन ने धीरे से मुस्कुराया और अब और संघर्ष नहीं करते हुए जिद्दी व्यवहार करने का फैसला किया। क्या आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि किसी ने आपका पीछा किया था, सिर्फ इसलिए कि आपको मेरा फोन नंबर कहीं से मिला था? मेई शू को हमेशा से उसकी बेशर्मी की हद का पता था, लेकिन इस बार ली जेन का व्यवहार वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से अधिक था। अपने पिछले जीवन में उसके और ली जेन के बीच कम से कम कुछ समय के लिए अच्छे संबंध थे। इस जीवन में भले ही वे एक साथ नहीं थे, उनके पास दुश्मन होने का कोई कारण नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि ली जेन ने उसे बार बार असहज क्यों महसूस कराया। चाहे आप इसे स्वयं कहें या मैं आपको मजबूर करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेई शू ने इस आदमी के साथ समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। वह उसके लिए बहुत कम महत्व का व्यक्ति था। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जब चाहे मारना जारी रख सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार मुझे मारने दिया? क्या तुम अपनी सीमाएं नहीं जानते? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मार दूंगा? ली जेन अहंकारपूर्वक आगे बढ़े और मेई शू पर प्रहार करने का इशारा किया। मेई शू अधिक सबूत की तलाश में नहीं गया, इसके बजाय उसने सीधे ली जेन का सामना किया। वह इस तथ्य के लिए तैयार थी कि वह स्वेच्छा से सहयोग नहीं करेगा। हालांकि ये ठीक था, यदि वह सहयोग नहीं करना चाहता था तो उसके पास उसे आज्ञाकारी बनाने के बहुत सारे तरीके थे। उसने वह हाथ पकड़ लिया जिससे वह वार करता था और इस बार संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने उसे जमीन पर दबाया और ऐसे मुक्के मारे जिससे बिना कोई निशान छोड़े असहनीय दर्द हो। इस बार वह निर्दयी थी। उसका छोटा भाई अस्पताल में था और वह केवल अपना गुस्सा निकालने और अपने भाई का बदला लेने के लिए ली जेन का उपयोग करना चाहती थी। इस जीवन में उसने पहले ही अपने छोटे भाइयों को किसी भी नुकसान से बचाने की शपथ ले ली थी। उसे कम ही पता था कि अब ली जेन के घृणित कार्यों के कारण उसकी प्रतिबद्धता टूट गई थी। ये सब इस व्यक्ति के बेशर्म व्यवहार के कारण था कि उसका भाई मस्तिष्काघात से पीड़ित था। वह मरने लायक था। तुम मुझे जितना चाहो मारो, हो सकता है कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन तुम्हें मौत में मेरा साथ देना होगा। ली जेन ने अपने दांत भींच लिए और दर्द से चिल्लाया भी नहीं। मेई शू जल्दी में नहीं थी, उसके पास ली जेन को पीड़ा देने के कई तरीके थे। अंधेरा होने तक वे कक्षा में एक साथ रहे। ली जेन पसीने से लथपथ था, कमजोर था और उसकी आंखों में जो जिद थी वो बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। अरे औरत, तुम सच में निर्दयी हो।
क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? जब तुम्हें मेल म्यू ने परेशान किया था तो क्या मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ था? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ली जेन ठंडी जमीन पर लेट गया और उसकी आंख के कोने से एक आंसू बह निकला। मेई शू ने उसे उदासीनता से देखा, उसके बगल में बैठ गई और उसका कॉलर खींचते हुए कहा, मुझे बताओ, तुमने किसी को मेरे पीछे क्यों बुलाया? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इस समय ली जेन को इस हद तक पीड़ा हो रही थी कि वह थका हुआ महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि उसमें उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। मेई शू के संयम का विरोध करना तो दूर की बात थी, उसने अपनी आंखें उसकी दिशा में घुमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर कर दिया। पहले मुझे जवाब दो, क्या तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए जगह है? नहीं, मेई शू ने बिना किसी अभिव्यक्ति के उत्तर दिया। ली जेन, चाहे अतीत में या भविष्य में, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। बस उस विचार को छोड़ दो। ली जेन ने त्यागपत्र की भावना से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस जमीन पर गिर पड़े। एक लंबी चुप्पी के बाद वह धीमी आवाज में बोला, अगर मैं कहूं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, तो आप शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना? अध्याय 314 लंबी छाया। ली जेन, अपने आप को महान दिखाने की कोशिश मत करो। तुम सिर्फ एक घृणित काया हो जो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मेई शू ने दया के बिना अपने वास्तविक स्वभाव को उजागर किया। ली जेन की आंखें खुल गईं और उसने उस पर अपनी नजरें जमाते हुए कहा, मैं नीच हूं। तुम्हारे बारे में क्या? तुम और कुछ नहीं बल्कि एक बदचलन औरत हो जो अनगिनत पुरुषों के साथ रही है। कल रात मेरे लोगों ने एक छात्र को आपके कमरे में प्रवेश करते हुए भी पकड़ा था। मेई शू, आप काफी रणनीतिकार हैं। क्या लू यान की भी आपके साथ बारी आ गई है? ऐसा क्यों है कि मैं अकेला हूं जो ऐसा नहीं कर सकता? ली जेन, तुम घृणित हो, मेई शू ने खुद को उससे दूर करते हुए घृणा में कहा। लेकिन उसके शब्दों और कार्यों ने पहले ही ली जेन के अंतरतम को गहराई से घायल कर दिया था। अविश्वास में उसने ठंडी हंसी निकाली, मैं घृणित हूँ? आप, मेई शू, किसी और की तुलना में अधिक घृणित हैं। आपने उन लोगों के लिए आपके साथ रहना आसान बनाने के लिए एक अलग अपार्टमेंट किराए पर लिया है। क्या आप शर्म का मतलब भी जानते हैं? बताओ, तुम कितने आदमियों के साथ सो चुकी हो? मेई शू को ऐसा महसूस हुआ कि इस आदमी से बात करने में बिताया गया हर पल उसकी बुद्धि का अपमान था। हालांकि उनकी चुप्पी ली जेन के आरोपों की पुष्टि करती प्रतीत हुई। आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्या आपको यह भी एहसास है कि आप कितने नीचे गिर गए हैं? मेई शू, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपको चाहता था? मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन की सबसे शर्मनाक बात यह है कि मैंने एक बार आप जैसी महिला से प्यार किया था। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मेई शू ने व्याख्यान से एक कपड़ा उठाया, उसे ली जेन के मुंह में भर दिया और फिर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, आपके द्वारा पसंद किया जाना मेरे जीवन पर एक दाग है, और यदि आप कभी भी ऐसा कुछ दोबारा करने की कोशिश करते हैं तो परिणाम पिटाई जितना आसान नहीं होगा। ली जेन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन चिल्ला नहीं सका और उसके गुस्से ने उसे अपने प्रतिबंधों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, हालांकि व्यर्थ थी। मेई शू ने उसके कमजोर प्रतिरोध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी कलाई को थोड़ा हिलाया, उसके सिर के पीछे उसी स्थान की पहचान की जहां मेई फैंग घायल हो गया था, और फिर फर्श से एक टूटी हुई टेबल का पैर उठाया। उसने इसका इस्तेमाल उस स्थान पर ली जेन पर जबरदस्ती हमला करने के लिए किया। ली जेन तुरंत होश खो बैठी। अभिव्यक्तिहीन मेई शू ने कक्षा छोड़ दी। इस बार उसने थोड़ा संयम दिखाया था। वह बस यही चाहती थी कि ली जेन भी उसी दर्द का अनुभव करे जो उसके भाई ने सहा था, और उसका उसकी जान लेने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा ली जेन का जीवन पहले से ही काफी दयनीय था। उसे अपने हाथ और गंदे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस रात घर जाते समय मेई शू ने किसी के पीछा करने के संकेत पर विशेष ध्यान दिया। इस बार उस व्यक्ति ने दोबारा उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि ली जेन को उन्हें दिन की घटनाओं के बारे में सूचित करने का मौका नहीं मिला था। सप्ताहांत में मेई शू ने लिनहे के साथ खरीदारी करने और आराम करने की योजना बनाई। हालांकि लिनहे पूरी सैर के दौरान व्यस्त दिखे। मेई शू ने ज्यादातर बातें की और लिनही ने कभी कभार ही जवाब दिया। लिनहे की बेचैनी को महसूस करते हुए मेई शू ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या है? लिन वह एक पल के लिए चौंका, लेकिन जल्दी ही वह संभल गई। उसने चिंतित होकर कहा, ये कुछ भी नहीं है। क्या मैं बहुत अधिक विचलित हो गई हूँ और आपका दिन बर्बाद कर दिया हूँ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बस आपकी चिंता है। मेई शू ने आह भरी। हम इतने लंबे समय से एक साथ हैं। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? लिन, उसने उदास भाव से जमीन की ओर देखते हुए अपना सिर घुमा लिया और कोई उत्तर नहीं दिया। मेई शू ने जांच जारी रखी, तुम्हारे शरीर पर ये चोटें कैसे आईं? लिन, उसने सहजता से मेई शू की ओर देखा, और जब उसे एहसास हुआ कि मेई शू की नजर उसके कंधे पर केंद्रित थी, तो उसने जल्दी से अपनी उजागर त्वचा को अपने कपड़ों से ढक लिया और घबराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। एक और दुर्घटना। इससे पहले कि लिन अपनी बात पूरी कर पाता, मेई शू ने टोक दिया।
लिन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और वह इस पर आगे चर्चा नहीं करना चाहते थे। उसने कहा, कृपया इसके बारे में बात न करें। मैं वास्तव में ठीक हूँ। मैं आपके साथ खरीदारी जारी रखूंगी। आप क्या खरीदना चाहते हैं? सिस्टर लिन। मेई शू ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसे गौर से देखा और कहा, वे कानून तोड़ रहे हैं। आप उन्हें लगातार माफ क्यों करते रहते हैं? लिन ही ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू रोक लिए। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने कहा, कृपया इसके बारे में बात न करें। मैं आपसे विनती करती हूँ। मेई शू उस पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहती थी। उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया और प्रयास करके विषय बदल दिया, कोई बात नहीं। यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, मेरे दिल में तुम मेरे लिए एक बहन की तरह हो। चाहे कुछ भी हो, बस मुझे फोन करें और मैं आपकी मदद के लिए मौजूद रहूंगा। वास्तविक मुस्कान बिखेरने से पहले लिनहे ने उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह भ्रमित है। धन्यवाद शोए, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं। वैसे हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, लेकिन मैं केवल आपका नाम जानता हूँ। मैं आपका अंतिम नाम भी नहीं जानता। मेई शू एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी जब उसने उत्तर दिया, मेरा अंतिम नाम बाई है। बाई शू, मुझे वह याद रहेगा। लिनहे ने मेई शू का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें। 1-11 तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। दोनों महिलाओं को हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए देख किसी और ने देख लिया। ली जेन के उदास चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। उसकी सबसे छोटी चाची और मेई शू एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ऐसा लग रहा था कि मेई शू का उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाना कोई संयोग नहीं था। अध्याय 315 जबरदस्ती। जब मेई शू और लिन ही एक साथ थे तो ऐसा लगा जैसे उनके बीच अंतहीन बातचीत हुई हो। जब वे टहल रहे थे, लिनहे ने मेई शू को कई सुंदर कपड़े चुनने में मदद की और उत्साहित महसूस करते हुए उसने अपने लिए भी एक खरीदा। चेकआउट के दौरान मेई शू ने बिल का ध्यान रखा। दोषी महसूस करते हुए लिनहे ने मेई शू को रात्रिभोज देने का सुझाव दिया। उसकी दुर्लभ और वास्तविक मुस्कान देखकर मेई शू का मूड बेवजह खराब हो गया। किसने सोचा होगा कि इतनी प्यारी लड़की उन 2 राक्षसों द्वारा गुप्त रूप से पीड़ित, दुर्व्यवहार और पीड़ा सह रही थी। उस शाम जब लिनहे घर लौटी और दरवाजा खोला तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जगह डर की भावना ने ले ली। वह आज देर से घर आई थी और घर में प्रवेश करते ही उसे तुरंत भारी माहौल का एहसास हुआ। सबसे पहले लिनहे ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अपने पति से आंखें मिलाई और उसकी भयावह नजर देखी, उसे एहसास हुआ कि जो भयानक एहसास उसने पहले अनुभव किया था वह उसकी कल्पना का एक रूप नहीं था। चुपचाप और किसी का ध्यान नहीं गया, झोनान अचानक उसके पीछे आ गया। वह आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली और बेरुखी से सवाल किया, तुम कहाँ थी? अब वापस क्यों आ रही हो? लिनहे ने तुरंत समझाना शुरू किया। मैं किराने की खरीदारी करने गया था। देखो, उसने उसे देखने के लिए अपने हाथ में पकड़ा सब्जियों का थैला उठाया। झोनान ने उस पर नजर डाली, उसके हाथ पर अपनी पकड़ ढीली की और लापरवाही से एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ लिविंग रूम की लाइट चालू कर दी और कहा, तो जल्दी करो और रात का खाना बनाओ। मैं भूख से मर रहा हूँ। जरूर, मैं इसे तुरंत बना दूंगा। लिनवर जल्दी से उसके चंगुल से भाग निकला और सब्जियां धोने और रात के खाने की तैयारी शुरू करने के लिए रसोई में चला गया। आज अजीब था क्योंकि ओल्ड वांग इतनी देर से घर नहीं लौटा था। हालांकि लिनहे का अब इतना सोचने का मूड नहीं था। उसने देखा कि उसके पीछे का ठंडा दबाव उसके करीब आ रहा था और अंततः कदमों की धीमी आवाज उसके ठीक पीछे रुक गई। शहर दबाव में कांपते हुए लिनहे पलटी, लेकिन उसके पति ने उसे सिंह पर गिरा दिया। झोनान की आवाज शैतान की तरह लग रही थी और वह बड़बड़ा रहा था, लिनहे, मैंने देखा कि तुमने हाल ही में अपना वजन कम किया है। ये कहते हुए उसका बड़ा हाथ पहले से ही उसके कपड़ों के नीचे फिसल गया था और उसकी चिकनी त्वचा को सहला रहा था। लिन उसने चौंक कर रोना शुरू कर दिया और उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन झोनान ने चालाकी से उसे वापस अधीन कर दिया। उसने उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह उसकी ओर देखने को मजबूर हो गई। मैंने श्री वांग से बात की है। बस इस वाक्य ने लिनहे को संघर्ष करना पूरी तरह से भुला दिया। झोनान उसकी प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट हुई और उसने उसके गाल पर हाथ फेरा जैसे कि उसे इनाम दे रहा हो। उसे तुम्हारा चेहरा बहुत पसंद है। बस उसके साथ एक रात बिताओ और हमारे पास जीवन भर धन और समृद्धि होगी। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। लिनहे की आंखों में आंसू आ गए और उसकी पलकें हल्की सी कांपने लगी। झोनान, मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, झोनान ने वास्तव में जवाब दिया, तुम मेरी पत्नी हो। इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें श्रीवान को सौंप दूं, मैं खुद तुम्हारा आनंद लेना चाहता हूँ। इसके साथ ही उसने हिंसक रूप से लिनहे के कपड़े फाड़ दिए और उसे जबरन घुमाया, उसकी पीठ उसकी ओर करते हुए उसे सिंध के खिलाफ दबा दिया। लिनहे सिसकने लगी, अपनी सांसें संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी और विनम्रतापूर्वक विनती की, झोनान, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है।
मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा पति हूँ और हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। मेरे साथ सोने में कोई बुराई नहीं है। झोउनान ने ऐसी आंखों से घूरा जो किसी राक्षस की तरह लग रही थी। उसने जबरदस्ती अपनी पैंट नीचे खींची और लिन्हे के शरीर में प्रवेश कर गया। लिनहुआ दर्द से चिल्लाया, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन झोउनान ने उस पर काबू पा लिया और दर्द तेज होने के कारण संघर्ष धीरे धीरे बंद हो गया। उसके हाथ पैर, जो पहले से लड़खड़ा रहे थे, शिथिल हो गए, जिससे झोउनान को उसके साथ अपना रास्ता बनाने का मौका मिल गया। जल्द ही पीड़ा समाप्त हो गई। झोउनान ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और लिन्हे चित्रे की गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया। संतुष्ट होकर झोउनान ने अपनी पैंट ऊपर खींच ली। कल स्नान कर लेना, उन्होंने कहा, और शाम को मैं तुम्हें मिस्टर वान से मिलने ले जाऊंगा। कोई चाल मत चलाना, मुझे पता है कि तुम्हारी चाची और उनका परिवार कहाँ रहता है। अगर मुझे पता चला कि तुम भाग गए हो तो मैं उनका जीवन दुखी कर दूंगा। बटाड। झोउनान चली गई और लिन्हे उसकी सांसों में बुदबुदाया। वह काफी देर तक जमीन पर बैठी रही। उसका दिमाग खाली था जब तक कि बाहर का आसमान पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया। फिर वह उठी, कपड़े पहने, सुन्नत चेहरे से अपने आंसू पोंछे और रात का खाना बनाना जारी रखा। जब मकान मालकिन वान वापस आई तो उसने अपने बेटे से नजरें मिलाईं और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विजयी मुस्कान देखी। उन्होंने उस शाम अपने भोजन के दौरान लिन्हे को और अधिक पीड़ा नहीं दी। उनके लिए वह अब पैसा कमाने का सबसे अच्छा साधन थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह कल मिस्टर वान से सबसे अच्छी स्थिति में मिले, वे उसके शरीर पर बहुत अधिक चोट के निशान नहीं छोड़ना चाहते थे। अगला दिन सप्ताहांत था। मेइशू को पता था कि लिन्हे को सप्ताहांत के दौरान आवासीय क्षेत्र में घूमकर आराम करना पसंद है, लेकिन उसने आज इंतजार किया और लिन्हे की उपस्थिति नहीं देखी। उसे बेचैनी होने लगी। शाम तक ऐसा नहीं हुआ था कि मेइशू ने लिन्हे को झोउनान द्वारा खींचते हुए और जबरन एक लग्जरी कार में धकेलते हुए देखा था। अध्याय 316। दरवाजे तक पहुंचाया गया। मेइशू ने बिना कुछ सोचे समझे पीछा किया। उसे इस बात का अंदाजा था कि झोउनान लिन्हे के साथ क्या करने का इरादा रखता है। लिन्हे आज असाधारण रूप से सुंदर थी और यहाँ तक कि झोउनान भी, जो आमतौर पर उसे नीची दृष्टि से देखती थी, कुछ नजरें चुराने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपने बालों को सावधानी से कल किया था, जिससे किनारे पर एक नरम गोल जूड़ा बना हुआ था और उसके लंबे बाल स्वाभाविक रूप से उसके प्रमुख कॉलबोन पर लहरा रहे थे, जिससे एक आकर्षण झलक रहा था जिसने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। उसने जो पोशाक पहनी थी वह झोउनान ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक लंबी आसमानी नीली पोशाक थी जो उसके सुंदर शरीर को गले लगा रही थी। यहाँ तक कि उसने वह हाई हील्स भी पहनी जो उसने उसे शादी के समय दी थी। ये स्टाइल घर पर उसका सामना करते समय उसकी सामान्य पोशाक से बिल्कुल अलग था। झोउनान खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक सके और व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मिस्टर वान के साथ जाने के लिए उत्सुक हैं। आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। जब आप मेरे साथ थे तो आपने इतना प्रयास क्यों नहीं किया? जैसे ही वह बोल रहा था, उसने गाड़ी चलाते समय लिन्हे की पतली जांघ को छूने का मौका उठाया। लिनहुआ चुप रहा, विरोध नहीं किया। उसने अपनी घृणा दबाई और अपना सिर एक ओर कर लिया। जब कार एक क्लब में पहुंची तो अंततः लिन्हे ने स्वयं दरवाजा खोला। झोउनान ने उसकी आज्ञाकारिता को उदासीनता से देखा, ये सोचकर कि वह श्री वान के साथ सोने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, और उसकी मजाकिया अभिव्यक्ति तेज हो गई। अच्छा, क्या ये छोटा झोउ नहीं है? दूर से सूट और चमड़े के जूते पहने एक अधिक वजन वाला आदमी लिन्हे पर नजर डालते हुए आया। क्या यही वह सुंदरता है जिसका परिचय आप मुझे दे रहे हैं? झोउनान एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह मुस्कुराया और उस आदमी के सामने अपनी पूंछ हिलाई। हाँ, मिस्टर वांग, आप क्या सोचते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तविक व्यक्ति तस्वीरों से भी अधिक सुंदर होगा। श्री वांग ने कामुक दृष्टि से लिन्हे को ऊपर से नीचे देखा और संतुष्टि से उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। चलो अंदर चलते हैं, हम एक ही समय पर खा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। बेशक, हम आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे। झोउनान ने श्री वान का पीछा किया, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उन्होंने देखा कि लिन्हे नहीं थे। वह अधीर होकर पीछे मुड़ा। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई परेशानी मत पैदा करो, अन्यथा जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। लिन्हे ने शर्म से अपना निचला होंठ काटा और झोउनान द्वारा धकेले जाने पर अनिच्छा से क्लब में प्रवेश किया। एक निजी कमरे में जैसे ही श्री वांग बैठे, उन्होंने उस पर अपने हाथ फिराना शुरू कर दिया। लिन्हे ने अपने पति की ओर हताशापूर्वक मदद मांगते हुए देखा। झोउनान ने चालाकी से अपनी आंखें घुमाई और एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मिस्टर वांग, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए पहले अपना भोजन कर लें। वैसे उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका आपने उल्लेख किया था, ये तुम्हें संभालना है। श्री वांग ने उदारतापूर्वक परियोजना सीधे उन्हें सौंपी। ये सुनकर झोउनान तुरंत प्रसन्न हो गया और बाकी सब कुछ भूल गया।
ये शानदार है मिस्टर वांग। मैं आपके लिए एक टोस्ट बढ़ाता हूँ। इस परियोजना के साथ झो नान अंततः खुद को लिन सिटी में स्थापित कर सका और वह एक छोटे व्यवसाय का मालिक बनने की राह पर होगा। हालांकि एटीआर वांग ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय लिन ही की दिशा में नजर डाली। झो नान ने तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिन ही के लिए शराब का एक गिलास डाला और कहा, क्या आप मेरे लिए मिस्टर वांग को धन्यवाद नहीं देंगे? लिनवल झिझक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हिली नहीं। झो नान को डर था कि श्री वांग अधीर हो जाएंगे। उसने लिनहे का हाथ पकड़ लिया और उसे मिस्टर वांग को शराब का गिलास देने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उसने गलती से लिनहे को आर में धकेल दिया। वांग की भुजाएं श्री वांग की शर्ट पर शराब के छींटे मार रही हैं। श्री वांग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। झो नान डर से पीला पड़ गया। उसे आकर्षक सौदा खोने का डर था और उसने तुरंत लिनहे से आग्रह किया, आप वहां क्यों खड़े हैं? जल्दी करें और श्री वांग के लिए सफाई करें। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उसने धीमी आवाज में लिनहे से आग्रह किया। इस समय झो नान पैसे से अंधा हो गया था और पूरी तरह से भूल गया था कि यह महिला उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। लिनहे ने अपनी आंखों में डर के साथ अनिच्छा से श्री वांग की ओर देखा। उसके कांपते हाथ मेज पर रखे एक टिश्यू तक पहुंचे और उस आदमी की गीली शर्ट से शराब पोंछने लगे। उसके नाजुक हाथ उसकी छाती पर चले गए, जिससे आदमी की सांसें भारी हो गईं। स्वयं एक व्यक्ति के रूप में झो नान श्री वांग के इरादों को तुरंत समझ गए। धूर्तता से झो नान खड़ा हुआ और बोला, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा मिस्टर वांग। अगली बार 11 बजे आपको रात्रि भोज पर लाऊंगा। जरूर, अब आप जा सकते हैं। श्री वांग ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया और उनसे जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। लिनहे का हाथ रुक गया और उसके पास मुश्किल से झो नान की ठंडी पीठ को देखने का समय था। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका शरीर बेकाबू होकर उस आदमी की बाहों में गिर गया। डार्लिंग, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे माफ कर दो कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुम्हें अपने साथ ले जाने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन चिंता मत करो, मैं अगली बार ऐसी जगह नहीं चुनूंगा, श्री वांग ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही झो नान चला गया, राष्ट्रपति वांग ने पूरी तरह से अपना असली रंग प्रकट कर दिया। यदि वह अभी अभी रुचिकर प्रतीत होता तो अब वह पूर्ण विकसित राक्षस था। लिनहे डर के मारे चिल्लाया और श्री वांग से उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका उससे कोई मुकाबला नहीं था। उसने तुरंत उसे अपने वश में कर लिया और मेज पर पटक दिया। मेज पर रखे शानदार व्यंजन अछूते रह गए, किनारे पर बिखरे हुए थे। लिन को देर से एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर बर्फीले हो गए थे। उसने अपने अंदर जो दुख दबा रखा था वह फूटकर बाहर आ गया। वह असहाय होकर मेज के किनारे से चिपक गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। अध्याय 317 बचाया गया। कृपया नहीं। उसकी कमर पर बड़ा हाथ ऊपर की ओर बढ़ गया और उसकी गर्दन के पास गर्म बदबूदार सांस ने लिनहे को मतली महसूस कराई, जिससे वह लगभग वही उल्टी करने लगी। सिर से पांव तक निराशा का भाव छा गया। एक अदम्य आक्रोश अचानक उसके सीने से निकलकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। लिनहे को नहीं पता था कि उसमें ताकत कहां से आए, लेकिन उसने उस आदमी को जबरदस्ती अपने ऊपर से धकेल दिया और हौंफते हुए अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? श्री वांग की भावनाएं अचानक उसके द्वारा बाधित हो गईं और वह उसे फिर से गले लगाने के लिए आगे बढ़ने वाला था। लिनहे तुरंत चिल्लाया, मिस्टर वांग, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस कहना चाहता था। आप क्या कहना चाहते थे? श्री वांग ने अधीरता से पूछा। लिनहे का दिमाग खाली हो गया, केवल एक ही विचार रह गया। उसे भागने की जरूरत थी। अगर उसने उसे यहाँ अपने साथ चलने की इजाजत दी तो उसका भविष्य नरक के अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे शौचालय जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि किसी को मासिक धर्म आ रहा होगा। क्या कहा आपने? मिस्टर वांग ने उसे अविश्वास से देखा। उनकी नजर धीरे धीरे उसके पैरों पर पड़ी। लेन उसने सहज रूप से उसके पेट के निचले हिस्से को ढक दिया। मिस्टर वांग, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन अचानक मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे ये जांचने के लिए टॉयलेट में जाने दे सकते हैं कि मेरा मासिक धर्म चल रहा है या नहीं? वह पीली दिखाई दे रही थी और वास्तव में दर्द में लग रही थी। श्री वांग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए विकृत हो गई, लेकिन एक महिला के मासिक रक्तस्राव के विचार से उसे घृणा होने लगी। उसने अचानक सारी रुचि खो दी। आप जा सकते हैं। अगर यह पता चले कि आपको मासिक धर्म नहीं हो रहा है तो जल्दी से बाहर आ जाएं। ऐसा कहकर वह उदास होकर खिड़की के पास गया और सिगरेट सुलगा ली। लिन ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर टॉयलेट में चली गई और पुलिस को फोन करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया, एक टेक्स्ट संदेश आया। बहुत अच्छा। इन सरल 4 शब्दों ने लिनहे की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने प्रेषक के नाम पर ध्यान केंद्रित किया और एक अप्रत्याशित नाम देखा, बाईशू। यह उसके घर के नीचे वाली छोटी बहन कैसे हो सकती है? एक पल में लिनहे को याद आया कि बाईशू ने उस दिन उससे क्या कहा था।
जब तक उसे मदद की जरूरत थी, चाहे वह कहीं भी हो या कुछ भी कर रही हो, बायशू उसकी रक्षा के लिए आएगी। लेकिन वह तो एक कम उम्र की लड़की थी। क्या ऐसे समय में उसे बुलाना वध के लिए मेमने के समान होगा? कुछ विचार करने के बाद लिनहे ने बायशू को खतरे में नहीं डालने का फैसला किया और पुलिस को घटना की रिपोर्ट जारी रखने के लिए मैसेजिंग ऐप बंद कर दिया। हालांकि उसी समय निजी कमरे का दरवाजा अचानक खटखटाया गया। लिनहे किनारे पर थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसका फोन लगभग सिंक में गिर गया। उसने अपना फोन पकड़ा और ध्यान से सुनने लगी कि दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है। कौन है भाई? श्री वांग ने बाहर से कठोरता से पूछा। हेलो, मैं इस क्लब में वेट्रेस हूँ। हमारे प्रबंधक ने सुना कि श्रीमान वांग यहाँ थे और उन्होंने विशेष रूप से मुझे बढ़िया शराब की एक बोतल देने के लिए भेजा था। हमें उम्मीद है कि श्री वांग बहुत अच्छा समय बिताएंगे। एक नर्म और सुखद महिला आवाज दालान में गूंज उठी। श्री वांग की आंखें चमक उठी। मेरे लिए रुको, मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। आवाज से ऐसा लग रहा था कि बाहर की औरत जवान और खूबसूरत थी। टॉयलेट के अंदर वाली तो बेकार चीज थी, लेकिन उसकी जलती हुई इच्छा को संतुष्टि की जरूरत थी। चूंकि क्लब के प्रबंधक ने इस महिला को उसके पास भेजा था, इसलिए वह उसे आनंद के लिए भी ला सकता है, जैसा उसने सोचा था। श्रीमान वांग ने दरवाजा खोला। लिनहे भयभीत थी। उसने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया। वह बता सकती थी कि बाहर की आवाज उसी व्यक्ति की थी जो नीचे उसके पड़ोसी की थी। क्या वह सचमुच पूरे रास्ते उसका पीछा करती रही? क्या वह खतरे में नहीं थी? ये सोचते हुए लिनहे टॉयलेट का दरवाजा खोलने और बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने बाहर के आदमी की दबी दबी गुर्राहट सुनी। फिर बायशू ने टेबल से रेड वाइन की एक बोतल उठाए और सीधे मिस्टर वांग के सिर पर दे मारी। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, बायशू ने बुरी तरह से अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, याद रखें, लिन सिटी की सारी जमीन पर लू उपनाम है। अगर कोई व्यवसाय के लिए हमारे मास्टर सी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता होगा, मौत। जैसे जैसे उसके शब्द खत्म होते गए, श्री वांग तुरंत बेहोश हो गया और शराब से लथपथ कालीन पर जोर से गिर गया। लिनहे पहले से ही सदमे में था और उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद जब उसे बाहर कोई आवाज नहीं सुनाई दी, तो उसने सावधानी से शौचालय का दरवाजा खोल दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने बायशू को बाहर खड़ा देखा और उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मदद के लिए आऊंगी, बायशू ने लिनहे का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। उसने महसूस किया कि लिनहे की उंगलियां कुछ ठंडी थीं और उसने धीरे से उनकी मालिश की। डरो मत, यह अब सुरक्षित है। बाद में मैं पहले निकलूंगा और फिर आप श्री वांग को अस्पताल ले जा सकते हैं। याद रखें, अगर कोई पूछे तो उन्हें बताएं कि आपने कुछ नहीं देखा। तुम्हें बस इतना पता है कि एक औरत अंदर आई थी। क्या तुम समझे? मैं समझता हूँ। लिनहे ने आज्ञाकारी रूप से सहमति व्यक्त करते हुए अवचेतन रूप से सिर हिलाया। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे बारे में क्या? तुमने उसे चोट पहुंचाई। श्री वांग निश्चित रूप से तुम्हें भुगतान करेंगे। आखिरकार लिनहे एक वयस्क थी और वह एक कम उम्र के बच्चे को अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने नहीं दे सकती थी। अध्याय 318-318 थप्पड़ मारा। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेइशू ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, वह इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। ठीक है, मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। अगर कोई मुझे यहाँ देखता है तो इससे परेशानी हो सकती है। मेरे जाने के बाद, जैसा कि एक ने तुम्हें बताया था, आपातकालीन केंद्र को फोन करना। लेकिन लिनहे और कहने ही वाला था, लेकिन मेइशू ने पहले ही उसका हाथ छोड़ दिया और चली गई। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। लिनहे ने अपना फोन इस हद तक कांपते हुए पकड़ रखा था कि वह मुश्किल से खड़ी हो सकती थी, और वह उस आदमी के पास बैठ गई। उसकी स्कर्ट जल्दी ही फर्श पर चिपचिपे पदार्थ से भीग गई। लिनहे ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि श्री वांग का खून पहले से ही कालीन के एक बड़े हिस्से को भिगो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी मर गया हो? लिनहे घबरा गई। उसने तेजी से अपनी उंगलियां फैलाकर उसकी सांसों का परीक्षण किया। जब उसे अपनी उंगलियों पर हवा का हल्का प्रवाह महसूस हुआ, तो उसने राहत की सांस ली। उसने समय की जांच की और मेइशू के निर्देशों का पालन किया, अस्पताल का आपातकालीन नंबर दिया। जब प्रबंधक पहुंचे, श्री वांग को पहले ही एम्बुलेंस में लाद दिया गया था। इस डर से कि उसके क्लब में कुछ बड़ा हो गया है, मैनेजर ने तुरंत मिस्टर वांग की पत्नी को फोन किया और फिर लिनहे की कलाई पकड़कर पूछा, क्या आप मिस्टर वांग के साथ थे? हाँ, लिनहे ने डरते हुए उत्तर दिया। मैनेजर ने गहरी सांस ली और पूछा, अभी वास्तव में क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब कुछ बताएं। लिनहे झिझके, लेकिन अंततः मेइशू के निर्देशों का पालन किया। प्रबंधक को शौचालय में उसने जो कुछ भी सुना था उसका विस्तृत विवरण प्रदान किया। वह अभी अभी लिन सिटी आई थी और वह यहाँ किसी को नहीं जानती थी। उसने लू परिवार का नाम कभी नहीं सुना था। हालांकि जैसे ही मैनेजर ने वह उपनाम सुना, उसका चेहरा बदल गया और उसने एम्बुलेंस पर चढ़ने के लिए जो पैर उठाया था, उसे वापस खींच लिया गया। आप श्री वांग के साथ अस्पताल जाएं।
क्या आप नहीं जा रहे हैं? लिन वह भ्रमित था। मैनेजर एक क्षण पहले ही बहुत चिंतित लग रहा था, तो फिर वह अचानक इतना शांत क्यों हो गया? मैं क्लब नहीं छोड़ सकता। आप अपनी मर्जी से जाएं। अगर कुछ भी हो तो आप मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं, प्रबंधक ने अधीरता से कहा। लिन ही को अपना बिजनेस कार्ड सौंप दिया और बिना पीछे देखे चले गए। उसके पीछे श्रीवान को स्ट्रेचर पर रखा गया था और एम्बुलेंस में लादा जा रहा था। मेडिकल स्टाफ ने आग्रह किया, रोगी के परिवार का सदस्य कौन है? किसी को उसके साथ वाहन में जाना चाहिए। ओह, मैं आ रहा हूँ। लिनवर तुरंत सहमत हो गया और फिर एम्बुलेंस में चढ़ने के लिए संघर्ष करने लगा। एक बार एआर वान को अस्पताल पहुंचाया गया, उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया। दूसरी ओर लिन हे को भूतल पर भुगतान काउंटर पर जाने का निर्देश दिया गया। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था क्योंकि उसका वित्त झो नान द्वारा प्रबंधित किया जाता था। फिलहाल वह सर्जरी का खर्च वहन नहीं कर सकती थी। वह केवल प्रबंधक का व्यवसाय कार्ड निकाल सकती थी और उसे कॉल कर सकती थी। प्रबंधक ने उसका बैंक खाता नंबर मांगा और तुरंत आवश्यक राशि हस्तांतरित कर दी और उसे निर्देश दिया कि वह बाद में श्रीवान को बताए कि उन्होंने चिकित्सा खर्च बढ़ा दिया है। लिन ने मान लिया कि दूसरा पक्ष चाहता है कि श्रीवान कर्ज चुकाएं, इसलिए वह सहमत हो गई। जब उसने कागजी कार्रवाई पूरी की और आपातकालीन कक्ष के बाहर क्षेत्र में लौटी तो उसने अस्पताल के गलियारे में बैठी एक महिला को रोते हुए देखा। जैसे ही उसने लिन हे को देखा, महिला भड़क उठी और उसे थप्पड़ मार दिया। तुम बेशर्म फोहर, अगर तुमने मेरे पति को बहकाया नहीं होता तो उसे इस तरह कैसे पीटा जा सकता था? अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें हुक से नहीं छोड़ूंगी। लिनवर थप्पड़ से स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों से शिकायत के आंसू तेजी से बहने लगे। लेकिन मैं भी एक पीड़ित हूँ, महिला ने घृणा से जमीन पर थूक दिया। तुम अपने आप को पीड़ित कहने का साहस कर रही हो, फोहर कुतिया। जब तुम मेरे पति के बिस्तर में घुस गई तो तुमने खुद को पीड़ित क्यों नहीं कहा? अब जब उसे कुछ हो गया है तो आप यहाँ दयनीय होने का नाटक कर रहे हैं। वाह, मैंने वास्तव में नहीं किया। लिनहे ने अपना जलता हुआ गाल ढंक लिया और महिला को कागजी कार्रवाई सौंप दी। कोई बात नहीं, चूंकि मैं यहाँ रास्ते में हूँ, मैं पहले निकल जाऊंगा, तुम वहीं रहो। महिला गुस्से में थी, अपने पैर पटक रही थी और अपने हाथ में मौजूद कागजों को तोड़ मरोड़ रही थी। लेकिन लिनहे बिना पीछे देखे भागी और जब वह लिफ्ट से बाहर निकली तो उसकी टक्कर एक पतली आकृति से हुई। उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अस्पताल के बाहर एक शांत गली में खींच लिया और धैर्यपूर्वक उसकी सांसें थमने का इंतजार करते हुए कहा, अगली बार जब तुम्हें ऐसी किसी घटना का सामना करना पड़े तो जवाब देना याद रखना। चूंकि आप पैसे नहीं निकालोगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लड़ो और इसका आनंद लो। क्या तुमने यहाँ मेरा पीछा किया? लिनहे ने घबराकर इधर उधर देखा, आखिरकार मेइशु का हाथ पकड़ने की हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, यहाँ बहुत खतरनाक है। ये ठीक है, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। मेइशु ने अपना हाथ उठाया और लिनहे के गाल को सहलाया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह क्या है? बिना किसी स्पष्ट कारण के लिनहे का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेइशु ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपका पति आपको वापस जाने के बाद फिर से दूसरे पुरुषों के साथ जाने के लिए मजबूर करता है तो आप क्या करेगी? लिनहे भी इस संभावना से भयभीत थे। जवाब देते समय उसकी आवाज कांप उठी, मैं नहीं चाहती, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? मेइशु ने अपनी आंखें मूंद ली, उसे अपने सबसे वास्तविक विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? अध्याय 319, छिपकर बातें सुनना। लिनहे ने अविश्वास से अपना सिर उठाया। क्या किसी को ये कहने की जरूरत भी है? बेशक, मैं नहीं चाहता। मैं एक व्यक्ति हूँ, कोई वस्तु नहीं। झो नान मुझे किसी के साथ क्यों ले जाए? मुझे उसके आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, फिर मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर देना जारी रखें। यदि झो नान आपसे ऐसा करने पर जोर देता है तो आप क्या करेंगे? मेइशु ने उसे अटूट दृष्टि से देखा। लिनहे ने घबराकर लार का एक कौर निगल लिया। वह क्या करेगी? मेइशु का सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। उसने अचंभित होकर जमीन पर पड़ी बजरी को देखा। उसे लगा कि वह भी उनकी तरह छोटी है, लेकिन उनकी तरह स्वतंत्र और आराम से नहीं रह रही है। लंबे समय तक चिंतन के बाद लिनहे को अंततः अपनी आवाज मिल गई। मैं उसे ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश करूंगी। आखिरकार मैं उसकी कानूनी पत्नी हूँ। कोई अन्य पुरुषों के साथ कैसे संबंध रख सकता है? मेइशु ने शायद उसके उत्तर का अनुमान लगा लिया था और वह बहुत निराश नहीं हुई। फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कहीं ले चलती हूँ, उसने कहा और लिनहे के जवाब का इंतजार किए बिना उसका हाथ पकड़ लिया और टैक्सी बुला ली। ड्राइवर, लोंगचेंग होटल जाओ। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? लिन उसने जल्दी से पूछा। जल्दबाजी में उसने अपने हाथ से थोड़ा अधिक दबाव डाला, जिससे गलती से मेइशु के हाथ पर एक घाव लग गया।
जब उसके नाखूनों के नीचे खून रिसने लगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगते हुए मेइशू का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था। क्या इससे दर्द होता है? इससे दर्द नहीं होता। मेइशू ने अपना हाथ हटा लिया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने अब वह सौम्यता नहीं दिखाई जो उसने निजी कमरे में लिनही को बचाते समय दिखाई थी। हाँ, नम्रता। अपने विचारों की गहन खोज के बाद लिनही को अंततः वह शब्द मिला जो उस समय मेइशू की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता था। हालांकि उस समय मेइशू के आचरण का वर्णन करने के लिए इस तरह के शब्द का उपयोग करना बेहद अजीब लगा। ऐसी लड़की की कल्पना करना कठिन था जो अभी तक वयस्क भी नहीं हुई थी, जिसने एक आदमी को बोतल से बेहोश कर दिया था। वह इतनी शांत और आकस्मिक अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई राक्षसी हो। लिन वो उस शब्द से चौंक गया जो वह लेकर आई थी और उसने तुरंत उसके दिमाग से अराजक विचारों को दूर कर दिया। मेइशू उसकी मदद के लिए ये सब कर रही थी। वह ये कैसे सोचना शुरू कर सकती है कि मेइशू भयानक थी? ये विचार मन में घूमते हुए वे होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पूरी यात्रा के दौरान उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। मेइशू ने ड्राइवर को भुगतान किया और कार से बाहर निकल गई। वह अब भी भावशून्य दिख रही थी। लिनही को कुछ असहजता महसूस हुई और वह सावधानी से मेइशू के पास पहुंचे। मुझे खेद है, शुए, क्या आप अभी क्रोधित थे? मैं नहीं था। मेइशू ने अपना सिर घुमाया और लिनही की ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान रहस्यमय थी। लेकिन लिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि मेइशू वास्तव में गुस्से में थी। वह खुद को समझाने ही वाली थी कि तभी मेइशू बिना कुछ कहे होटल में प्रवेश कर चुकी थी। लिनही को अपने साथ लेकर मेइशू कुशलतापूर्वक फ्रंट डेस्क से गुजरी, लिफ्ट में प्रवेश किया और एक कार्ड स्वाइप किया और उन्हें छठी मंजिल पर ले गई। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लिनही ने हतप्रभ होकर मेइशू का पीछा किया। पूरी यात्रा के दौरान वह बोलने से बचती रही। होटल इस हद तक आलीशान था कि उसकी आंखें लगभग चौंधिया जाती और आने जाने वाले सभी लोग असाधारण कपड़े पहने हुए थे। ये स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय जगह थी और वह चिंतित थी कि मेइशू उसे उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ लाया था, उसे स्थायी रूप से यहाँ रखने का इरादा था। कुछ देर सोचने के बाद वह अंततः मेइशू के पास पहुंची। दीदी, मैं यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपके अच्छे इरादों को समझती हूँ, इसलिए आपको मेरे बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ? मेइशू ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा, जिससे लिनही को अपनी बात रोकनी पड़ी। लिन वह क्षण भर के लिए हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने दूसरी संभावना पर विचार किया। क्या आप मुझे ऐसी नौकरी से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरा समर्थन कर सके? लेकिन मैं कुछ भी करना नहीं जानता और ऐसा लगता है कि इस जगह पर केवल महत्वपूर्ण लोग ही आते होंगे। मुझे डर है कि मैं इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा। लिन वो पूरे समय आत्मनिंदा और अनिश्चित रहा था। मेइशू उसका संघर्ष देख सकती थी और उसके चेहरे पर ठंडक की झलक दिखाई दी। आपने गलत समझा है। मेइशू के बर्फीले स्वर ने लिनही को तुरंत चुप करा दिया। उसकी आश्चर्यचकित निगाहों का सामना करते हुए मेइशू घूम गई और चलती रही। वे दोनों गलियारे के अंत तक चले गए और अचानक अंदर से एक महिला की कराहने की आवाज आई, जिससे लिनही शर्मा गया। लिनही ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। शायद तुम अभी भी कम उम्र के हो। तुम मुझे यहाँ दूसरों की बातें सुनने के लिए कैसे ला सकते हो? चलो जल्दी करो और निकल जाओ, इससे पहले कि कोई हमें ढूंढ ले और हमें बाहर निकाल दे। कोई जल्दी नहीं, कुछ और सुनो, मेइशू ने भावहीन होकर कहा, अपनी बाहों को मोड़कर और आंखें बंद करके दीवार के सहारे झुक गई। वह अंदर की आवाजों से बिल्कुल अप्रभावित लग रही थी। हालांकि लिनही को शर्मिंदगी और निराशा महसूस हुई। वह मेइशू को खींचकर जाने ही वाली थी कि अचानक अंदर से एक परिचित पुरुष की आवाज आई। प्रिय, तुम्हारा कौशल प्रभावशाली है। घर पर मेरी पत्नी के विपरीत, जब भी वह मेरे साथ बिस्तर पर होती है तो वह एक मरी हुई सूअर की तरह होती है, कभी हिलती नहीं है। इससे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। आप यह अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि अगर उसे पता चला तो वह नाराज हो जाएगी? महिला ने चंचलतापूर्वक चिढ़ाया। उसके बाद चुलबुली चीख सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि अंदर चीजें काफी तीव्र थीं। आदमी हौंफते हुए बोला, उसे पता नहीं चलेगा। मैंने उसे मिस्टर वान को दे दिया है। जब वह श्री वान के साथ जाती है तो पुरुषों की एक कतार उसका इंतजार कर रही होती है। वह पैसे कमाने के लिए जिम्मेदार होगी और मैं आपके साथ एक होटल में जा सकता हूँ। ये कैसा रहेगा? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।